गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कल हमने कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन लास्ट में देखा था, जैसे कि नेचुरल वियर एंड टियर, एंटिक्विटी है, पैसेज ऑफ टाइम, नेचुरल कैलेमिटीज, इन्वेंशन, मार्केट वैल्यू, डिप्लीशन, वेस्टिंग असेट की केस में। अब फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। तीन फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ असेट, यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू। Estimation of exact amount of depreciation is not easy. Generally, following factors are taken into consideration for calculation of depreciation. Cost of asset including expenses for installation, commissioning and trial run. सबसे पहले cost, then estimated useful life of the asset, and third factor जो रहेगा वो residual value, scrap value. Estimated scrap value if any at the end of useful life of asset. Cost of asset. कॉस्ट ऑफ असेट जितनी ज्यादा उतना डिप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा। मोर डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन। यूजफुल लाइफ, इसके बारे में आपका क्या कहना है बताओ तो। मोर और लेस डिप्रिसिएशन पे क्या असर होगा? यूजफुल लाइफ ज्यादा है, लेस डिप्रिसिएशन, लेस अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पर एनम, और यूजफुल लाइफ कम है, मोर डिप्रिसिएशन। ये समझ में आया क्या आपको? यूजफुल लाइफ ज्यादा है तो डिप्रिसिएशन लेस, क्योंकि वो ओवर द पीरियड, मतलब समझो यूजफुल लाइफ 5 साल है तो 5 ही साल पे पूरा कॉस्ट हम राइट ऑफ करेंगे, लेकिन वो 10 साल है तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा। तीसरा स्क्रैप वैल्यू। मोर लेस डिप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू लेस है, मोर डिप्रिसिएशन। ये जब हम फॉर्मूले में फिट करेंगे देखेंगे तब ये और चीज कॉन्क्रीटाइज होगी। स्क्रैप वैल्यू ने रेसिडियल भंगार, स्क्रैप अच्छा निकलेगा, भंगार भी बहुत महंगा बिकेगा। मतलब कोई कॉपर की चीज है, खरीदो 20 एक साल यूज करो, उसके बाद में बेचो, जितने में खरीदा होगा ना उससे ज्यादा में बिक जाएगा। स्क्रैप वैल्यू का इंपॉर्टेंस देखो कितना है। पुराने जमाने के लोग अनाज स्टोर करने के लिए वैसे चीजें रखते थे, कॉपर की बड़ी बड़ी ये वो, तो मतलब वो अनाज तो स्टोर होता ही था, वैल्यू भी स्टोर हो रहा। इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज नॉट प्रॉपर स्टोर ऑफ वैल्यू। तो कॉपर जब वो आउटडेट ये हो जाता था, स्क्रैप हो जाता था, तो स्क्रैप जिसने में खरीदा उससे ज्यादा में बिकता है। समझे? लोग होशियार थे तब के। अभी वो स्टील के पीपे में रखते हैं, वो किलो के भाव से भी नहीं बिकता है। चलो, तो स्क्रैप जितना ज्यादा रहेगा डिप्रिसिएशन उतना कम, स्क्रैप वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी। देखते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट में क्या आता है और क्या नहीं आता ये लेना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा पहले। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस ऑफ
its purchase price, including non-refundable import duty and purchase taxes, after deducting trade discount and rebate. सब आ गया. Purchase price, including non-refundable import duty and purchase taxes, जो refundable नहीं है, after deducting trade discount and rebate. Any cost directly attributable to bring asset to location, present location and present condition, necessary for it to be capable of operating in a manner intended by enterprise. और यहाँ तक के लाने का खर्चा, यहाँ तक के इस लोकेशन और इस कंडीशन में लाने का जो भी खर्चा है, मतलब उसको ऑपरेशन में, मतलब यूज में लाने तक का जो भी खर्चा है, इनिशियल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, removing the item and restoring the site on which an asset is located. Initial estimate of cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which asset is located. मतलब जगह तैयार करना, वो भी कॉस्ट उसमें आ गया. Example of cost directly attributable are cost of employee benefit arising directly from acquisition, construction of item of property, plant, equipment. Cost of site preparation, initial delivery and handling cost, installation and assembly cost, cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting net proceed from selling the item produced while testing. हम टेस्ट रन करते प्लान को, तो टेस्ट रन जब होता ना, वो भी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और वो भी कॉस्ट में ऐड होता है. अब टेस्ट रन करके आउटपुट निकला, आउटपुट बेच के पैसे है तो उसमें से लेस होते हैं. मतलब जब तक कमर्शियल रन शुरू नहीं होता तब तक के पूरी कॉस्ट उसमें चले जाती. प्रोफेशनल फीस of engineer hired for helping installation of machine. Thus, all expenses which are necessary for asset to bring it in condition and location for desired use will become the part of cost of asset. However, following expenses should not become the part of cost of asset. Cost of opening new facility or business, such as inauguration cost. Cost of introduction of new product services, example cost of advertisement or promotional activity. Cost of conducting business in a new location with a new class of customer, including cost of staff training and administration and other general overhead cost. नई फैसिलिटी ओपन कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, नए जगह पे सर्विस दे रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कैपिटल कॉस्ट में नहीं आएगा. Once an asset has been brought to its intended condition and location of use, no cost should be recognized as a part of cost of asset unless there is a major repair, addition which increases the useful life of asset or improve the production capability of asset. Accordingly, cost incurred while an item is capable of operating in intended manner but it is not yet put to use or use at less than full capacity should not be capitalized as a part of cost of asset. Similarly, cost of relocation of asset should not be capitalized. रीलोकेशन, एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाते हैं तो कैपिटलाइज नहीं होगा. और रिपेयर भी, जो अनलेस उसकी यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ाता, वो भी रिपेयर काम का नहीं है. एनी एडिशन मेड टू पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आफ्टर इट इज इनिशियली पुट टू यूज आर depreciated over remaining life of the asset. Therefore, it is important to maintain an asset register capturing asset wise detail of cost, rate of depreciation, date of capitalization. All these details need to be captured for any addition to existing asset as well. In the absence of adequate information, it will be very difficult to compute depreciation every year. Also, at the time of disposal or discard of particular asset,
it will not be possible to compute gain or loss on such disposal, है ना। तो ये सारे डिटेल असेट रजिस्टर में हमें उसके रखने पड़ेंगे। यदि हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन तो वो सारे डिटेल्स मेंटेन करने होंगे। यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, बस कॉस्ट ऑफ असेट में क्या आता है और क्या नहीं आता ये बहुत, टू ब्रिंग द असेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जितनी सारे लगते हैं और क्या क्या नहीं आता वो भी दिया गया है। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ के बारे में मैंने एक बात आपको बताई थी। यूजफुल लाइफ में सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं, नंबर ऑफ आवर या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस भी आता है, इतनी बात ख्याल रखना। कुछ ऑथर इसमें थोड़ा गड़बड़ी कर लेते हैं। द पीरियड ओवर विच डिप्रेसेबल असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय एंटरप्राइज, और ये हो गया, इसको और है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ द असेट बाय एंटरप्राइज। नंबर ऑफ आवर्स, जैसे वो प्रोजेक्टर होता है, नंबर ऑफ आवर्स, तुम्हारा कॉपियर होता है, प्रिंटर, नंबर ऑफ प्रिंटआउट्स, इसमें उसकी लाइफ होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ यूजफुल लाइफ इज अ मैटर ऑफ एस्टिमेशन एंड नॉर्मली बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस विद सिमिलर टाइप ऑफ असेट। टू व्हीलर है तो हम उसकी लाइफ 15 साल मानते हैं कि अच्छे से अपने रखे तो 15 साल चलती है। अब वो एक आधा बाइकर ही रहता है, बहुत स्पीडीली चलाता, स्पीड ब्रेकर पे भी रुकते नहीं, उसके गाड़ियां फिर 4-5 साल उसकी लाइफ होगी। बट जनरली एक पहले वन टाइम टैक्स जो 15 साल का लेते थे, आपको पता होगा, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर असेट हम ऐसा बोलते हैं इतने साल चलेगी। रेसिडुअल वैल्यू, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड टू कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रेसिएशन ऑन असेट, क्योंकि जो कोई भी असेट की डिप्रेसिएबल वैल्यू ये स्क्रैप वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू कम होगी। कॉस्ट है समझो 1 लाख की कोई चीज लाई और स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, तो डिप्रेसिएबल अमाउंट 80,000 रहेगा, और स्क्रैप वैल्यू 25,000 है तो डिप्रेसिएबल अमाउंट 75,000 हो जाएगा। जितनी स्क्रैप वैल्यू बढ़ते जाएगी डिप्रेसिएबल अमाउंट कम होते जाएगा। टोटल अमाउंट व्हाटसएवर रिसीव्ड बाय सेलिंग यूज और ऑब्सोलीट असेट और स्पेयर पार्ट इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। एग्जांपल, कंपनी परचेज मशीन फॉर 20,000, यूज इट फॉर 9 years, then company sold it away for 3,000, here residual value is 3,000। ठीक है। Methods of depreciation, depreciation on fixed asset may be charged by any one of the following methods। 7-8 मेथड दिए हुए, FIM fixed installment method, RBM reducing balance method, sum of the digit of the years method, NUT method, depreciation fund method, insurance policy method, machine hour rate, depletion, प्रोडक्शन, हाई बहुत है। आपको शायद 1-2 मेथड कम हो चुकी है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको फिक्स परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। दिस मेथड of depreciation is also known as straight line method or fixed percentage of original cost method. This is one of the simplest method of depreciation. As name indicate, under this method depreciation at fixed percentage is computed on original cost every year। समझो 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख और 10% है तो साल के 10,000 डिप्रेसिएशन रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, over every year, full year period, amount of depreciation and rate of depreciation remains same. The underlying assumption of this method is that particular asset generate equal utility during its lifetime. This method of depreciation make able to business to spread equally या evenly depreciation over a life of asset। अच्छी मेथड है, सिंपल है और बहुत जगह यूज होती है। अमाउंट ऑफ डिप्रेसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ख्याल रखना, गौर फरमाना, ये बड़ा मस्त फॉर्मूला लगता है। कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 तो 1,80,000 और यूजफुल लाइफ है 10 साल। अब हम हमारा ये जो अमाउंट ऑफ डिप्रेसिएशन वाला फॉर्मूला लेके जाते उधर पीछे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा वर्किंग करते हैं।
डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब कॉस्ट 2 लाख लिया माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 और यूजफुल लाइफ 10, 18,000 डिप्रिसिएशन आता है। ओके, नॉर्मल। अब कॉस्ट बढ़ा के देखते हैं और कम करके देखते हैं। कॉस्ट बढ़ाई हमने, वैसे 18,000 आ रहा था डिप्रिसिएशन, 18,000। अब कॉस्ट बढ़ा के देखते हैं। 2 लाख के जगह 2,20,000 कॉस्ट है, बाकी सब वैसे ही है। माइनस 20,000 स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ 10। यहां सिर्फ कॉस्ट बढ़ी है तो 20,000 हो गया डिप्रिसिएशन। कॉस्ट कम कर लेते हैं, कॉस्ट 1.5 लाख कर लिया हमने 2 लाख की जगह, स्क्रैप वैल्यू उतनी 20,000 और यूजफुल लाइफ 10, 13,000 डिप्रिसिएशन हो गया। हमने यही कहा था, कॉस्ट बढ़ गई डिप्रिसिएशन ज्यादा, कॉस्ट कम हुई डिप्रिसिएशन कम। अब कॉस्ट वही है 2 लाख, यूजफुल लाइफ बढ़ा देते हैं और यूजफुल लाइफ कम कर देते हैं। कॉस्ट 2 लाख, यूजफुल लाइफ ये स्क्रैप वैल्यू इतना ही, यूजफुल लाइफ 10 साल 20 साल कर देते हैं हम 10 के जगह। पहले 18,000 आता था डिप्रिसिएशन, अब 9,000 आएगा। जैसे यूजफुल लाइफ ज्यादा मोर लेस डिप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ कम कर देते हैं। 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 20,000 स्क्रैप वैल्यू है और यूजफुल लाइफ 5 साल कर देते हैं। $36,000। देखो डिप्रिसिएशन जैसी लाइफ कम हो गई, यूजफुल लाइफ कम हो गई, डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा हो गया। अब स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट वही है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू मोर कर दी अपन ने, 30,000 कर दिया, लाइफ 10 ईयर्स, डिप्रिसिएशन 170 का डिवाइडेड बाय 10, 17,000। स्क्रैप वैल्यू ज्यादा किया, डिप्रिसिएशन लेस, स्क्रैप वैल्यू कम कर देते हैं। 2 लाख है ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, भंगार, 10 साल लाइफ है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। अब देखिए 190 डिवाइडेड बाय 10, 19,000 डिप्रिसिएशन रहेगा। मतलब स्क्रैप वैल्यू मोर लेस डिप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू लेस मोर डिप्रिसिएशन। मतलब हम हर वक्त कैसे कैसे डिप्रिसिएशन अमाउंट बढ़ता है कम होता है, जो ये लिख के दिया था मैंने, और ज्यादा कॉन्क्रीटाइज हो गया। तो ये 3 फैक्टर है, ये तो निकाल लिया हमने अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसा निकालते हैं? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या आयन ख्याल में आपके क्या आया सर? जो आप अंडरलाइन कर रहे वही आया बोले हमारे ख्याल में, है ना? कैसा? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। चल, मेन फीचर्स इस मेथड के, सिंपल है, अच्छी है, ऐसा देना पड़ता। Main features of fixed installment method of depreciation are explained below. Depreciation is charged every year on original cost of asset. Amount of depreciation remains same over every full year if there is no purchase and sale. यदि एडिशन और डिलीशन नहीं है तो साल भर का यदि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो अमाउंट ऑलवेज सेम रहेगा। Underlying assumption of this method is that particular tangible asset generate equal utility during its lifetime. भाई हर साल उसका यूज इक्वल हो रहा है, ये मान के चलते, और फिर डिप्रिसिएशन इक्वल। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिमेन आइडेंटिकल ड्यूरिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट। एडवांटेजेस,
एडवांटेज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन आर एज फॉलो. ये सिंपल है सबसे. ये सिंपल मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन कैन बी कंप्यूट इजीली. बर्डन ऑफ डिप्रिसिएशन अमाउंट spread equally over economic life of asset. Book value of asset cannot reduce to zero after its estimated useful life. Cannot, can be होगा. Book value of asset can be है, हाँ, reduce, zero हो सकता. If addition made to existing asset with same life, no separate calculation need to be made for ascertaining the depreciation. Same life है तो फिर तो कोई हरकत ही नहीं. This method is suitable when amount of repair is less, like leasehold land एटसेट्रा. उसके लिए ये मेथड सबसे अच्छी है. जहां रिपेयर ज्यादा है तो फिर दूसरी मेथड. डिसएडवांटेज, इफ एडिशन इज मेड टू द एग्जिस्टिंग असेट विच डज नॉट हैव सेम वर्किंग लाइफ स्पैन, फिर उसका कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा. सेपरेट कैलकुलेशन फॉर डिप्रिसिएशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर एवरी न्यू असेट एवरी टाइम. क्योंकि अब हर एक की लाइफ अलग अलग है ना भाई. इन लेटर लाइफ ऑफ असेट, डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर रिन्यूअल चार्जेस टुगेदर गिव हेवियर बर्डन ऑन बिजनेस. ये अच्छे से एक्सप्लेन करता मैं आपको. जब असेट इन लेटर लाइफ ऑफ असेट बोला है, मतलब जब असेट पुरानी हो जाती तो असेट के से रिलेटेड दो खर्चे P&L में जाते हैं. एक जाता डिप्रिसिएशन और एक जाता रिपेयर रिन्यूअल. अब आपको पता है रिपेयर रिन्यूअल का खर्चा जब असेट नहीं रहती तो कम रहता, और जैसे असेट पुरानी पुरानी होते जाती है तो रिपेयर और रिन्यूअल का खर्चा बढ़ जाता है. तो रिपेयर रिन्यूअल प्लस डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन का खर्चा इक्वल रहेगा और रिपेयर रिन्यूअल बढ़ता जाएगा, टोटल मिलाओ तो लेटर लाइफ में बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गोज ऑन इंक्रीजिंग. अब देखो, इन लेटर लाइफ ऑफ असेट डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड रिन्यूअल चार्जेस टुगेदर, टोटल कर लो, गिव्स हेवियर बर्डन ऑन बिजनेस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन डज नॉट कंसीडर or take into account interest chargeable on amount invested in asset while charging depreciation. वो एक एन्युटी मेथड है ना, उसमें ये इंटरेस्ट फैक्टर कंसीडर करते हैं. रिड्यूसिंग अगले मेथड में भी नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस से भी नहीं. चलो, फर्स्ट मेथड होगी. सेकंड रिड्यूसिंग बैलेंस. दो मेथड लेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर इसका अकाउंटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अगली मेथड. हाँ, this method of depreciation is known as written down value method or diminishing balance method of depreciation. Written down value, WDV या diminishing balance. This method of depreciation in which depreciation is computed fixed rate, not on original cost but reducing balance. इसका नाम ही reducing balance method है. कैसे बताता हूँ. जैसे 20,000 आपने 2 लाख की मशीन है, 10% 20,000 होता है, तो पहले साल 2 लाख पे 10% 20,000. अब 20,000 रिड्यूस करो, बची कितनी मशीन? 1,80,000. नेक्स्ट ईयर पे 10 रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम रहेगा 10%, बट ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, 1,80,000 पे. मतलब नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन हो गया 1,80,000 का 10%. कितना होता? 18,000. 18,000 कम कर दो, 80,000 में से 20 के 60, मतलब 1,62,000. फिर थर्ड ईयर में 1,62,000 पे 10%, 16,200. तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम जाता, भले ही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम रहे. After deducting depreciation each year, reducing balance मतलब. Under this method, amount of depreciation goes on reducing year after year, but rate of depreciation remain fixed and same. Rate of depreciation कैसे निकालना, इसका फॉर्मूला है. Rate of depreciation निकालने का, rate of depreciation is equal to 1 minus nth root of residual value cost of asset into 100. Residual value divided by cost of asset into 100. अब बारी आ गई इसको समझाने की. तो हाउ टू कैलकुलेट nth रूट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस. चलो हम एक पेज ऐड करते हैं और ये समझाते हैं. RBM, reducing balance method of depreciation. Rate of depreciation is equal to
1 माइनस nth root of depreciation, nth root of वन माइनस nth root of scrap value upon original cost into 100। हमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है। स्क्रैप ओरिजिनल कॉस्ट लेते पहले, ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 40,000 और लाइफ 5 years। कैलकुलेट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस nth root of scrap value divided by original cost into 100। अब n है यूजफुल लाइफ, तो 5 ईयर। हाउ टू कैलकुलेट nth root? nth root, step 1, प्रेस रूट की, आपके कैलकुलेटर पे जो रूट की है 12 टाइम्स, बार प्रेस करना है। माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्रेस रूट इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम। देखते हैं हमारे केस में 40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, अब 0.08 का nth रूट निकालना है, 5th रूट। हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है देखते हो, प्रेस रूट की 12 टाइम्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैलकुलेटर पे 0.08 लिया और 12 बार रूट की प्रेस किया। -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्रेस इनटू इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार प्रेस किया तो आंसर आया 1 माइनस 0.6034 into 100। %39.65% डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब हम करके देखते हैं भाई, हमने इतना डिप्रिसिएशन हर साल लगाया 5 साल 5 लाख पे, तो 40,000 बचना चाहिए 5 साल के बाद। देखते, कैलकुलेटर लो सभी लोग। 5 लाख इंटू 39.65% माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 39.65% माइनस इज इक्वल टू 2 बार हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 39.65% माइनस इज इक्वल टू 3 बार हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 39.65% माइनस इज इक्वल टू 4 बार हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 39.65% माइनस इज इक्वल टू एग्जैक्टली 40,027 बचा है। तो आप देखिए हमारा सब सही है, बट बहुत से स्टूडेंट्स को अभी समझता नहीं पहली बार में। हमें आरबीएम मेथड का फॉर्मूला निकालना था, बराबर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर्मूला नहीं, रेट निकालना था फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख दिया, स्क्रैप वैल्यू 40,000 और यूजफुल लाइफ 5 इयर्स। कैलकुलेट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 माइनस nth रूट यानी 5th रूट, वो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। अब 40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 0.08। अब इसका 5th रूट कैसे निकालते? हाउ टू कैलकुलेट दिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ nth रूट। अब सभी लोग कैलकुलेटर पर मेरे साथ, पहले कैलकुलेटर लेके बैठो, वीडियो पॉज कर देना नहीं दो। हाँ, कैलकुलेटर साथ में लेके बैठो। मैंने लिया 0.08, सभी लिया। अब रूट वाली की जो है 12 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूट की -1 डिवाइडेड बाय n यानी 5 प्लस 1। अब इंटू इज इक्वल टू 12 बार, इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गया हमारा nth रूट 0.034। आपका भी आया होगा। 1 माइनस दिस करो तो -1 कर दो, निगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। 39 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया भैया 39.65। और अब आप लगे तो 39.65 डिप्रिसिएशन लगा के देखो 5 लाख पे लगातार 5 साल, तो आपका 40,027 वगैरह समथिंग स्क्रैप वैल्यू बचता है, जो अप्रोक्सीमेशन आ गया कि 40,000। ये लिख के रखना, हाउ टू कैलकुलेट nth रूट। कोई भी रूट nth निकालना है तो ये 5 प्रेस रूट की 12 टाइम -1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1
प्रेस इनटू इज इक्वल टू 12 बार। क्या बात है सर, हाँ वैसे ही हो। चलो, इसका अलग से एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। मेन फीचर, मेन फीचर्स, rate of depreciation charge every year remain fixed and same. Amount of depreciation goes on reducing year after year. Rate of depreciation same रहता, लेकिन हर साल amount of depreciation कम होते जाता। एडवांटेज, under reducing balance method of depreciation, profit and loss account is debited approximately with equal amount for depreciation and repair charges। कैसे बता दें, इनिशियली डिप्रेसिएशन का अमाउंट ज्यादा रहता, और बिकॉज इनिशियली मशीन नहीं रहती तो रिपेयर रिन्यूअल का खर्चा ही नहीं रहता या कम रहता। Every year in the sense that at the beginning depreciation amount chargeable is higher and repair renewal charges are lower. बट जैसी जैसी असेट पुराने होते जाती, रिपेयर रिन्यूअल का खर्चा बढ़ता, और इस मेथड से डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम कम होते जाता। बट इन लेटर लाइफ ऑफ असेट डिप्रिसिएशन अमाउंट कम्स डाउन विथ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल। इसलिए टोटल यदि लेते, जैसे पहले साल 20,000, फिर 18,000, 16,200, कम कम डिप्रिसिएशन होते जा रहा है, इधर रिपेयर का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, टोटल यदि लेते तो सब बराबर हो जाता। अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बैलेंसिंग कॉस्ट एवरी ईयर, देयरफॉर there is no need of calculation depreciation separately on addition if made. Reducing balance method of depreciation is accepted by business community as well as income tax authority as correct method of depreciation. Income tax में मोस्ट ऑफ द केसेस में यही मेथड परमिटेड है। लिमिटेड केसेस में पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्टेट लाइन मेथड है, बाकी सब में यही मेथड परमिटेड है। डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज, as per this method of depreciation, interest on investment of asset is altogether ignored while charging depreciation. पहले मेथड में भी इंटरेस्ट इग्नोर, दूसरे मेथड में भी इंटरेस्ट इग्नोर, वो एन्युटी मेथड में ही जाएगा। वैल्यू ऑफ असेट जीरो नहीं हो सकती, वैल्यू ऑफ असेट कैन नॉट बी ब्रॉट डाउन टू बी जीरो इवन आफ्टर वर्किंग लाइफ। थर्ड, इफ डिप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड फॉर कॉस्टिंग पर्पज, हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जाएगा। इट कॉस्ट हायर इन द बिगिनिंग ड्यू टू हायर डिप्रिसिएशन एंड लेटर लाइफ it costs lesser due to less amount of depreciation। ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर स्टेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट, मशीन आर, डिप्लीशन मेथड एक समान रहता है। देयर आर टू मेथड फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिप्रिसिएशन अंडर स्टेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट, मशीन आर, प्रोडक्शन यूनिट, डिप्लीशन एंड रिवैल्यूएशन मेथड। जर्नल एंट्रीज और बाकी इसमें हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन बाय डिफरेंट मेथड वो तो देखेंगे हम। मेथड 1, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जहां हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज credited to the asset account every year and asset account is carried in the balance sheet at historical cost less depreciation। तो फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। देखो जर्नल एंट्री अब मस्त, बहुत ही अच्छे से देखना, सटीक पूरा अच्छे से। ये अब हम लोग ये मेथड ही देखेंगे। व्हेन असेट आर परचेस ऑन कैश, जब असेट परचेस किए असेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, आजकल वो भी बैंक। परचेस ऑफ फिक्स असेट ऑन क्रेडिट, असेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट क्रेडिट। Payment of expenses, installation charges, GST, import duty, asset account debit to bank account credit. Payment of reconditioning and repair charges on purchase of second hand machine, second hand किया तो उसको repair renewal वो भी asset account debit, working condition में लाने का। Brokerage paid वो भी उसमें ऐड होगा, आपको पता ही है। Brokerage paid, asset account debit to cash. When depreciation is provided on asset, depreciation account debit to asset. When depreciation is transferred to P&L at the year end, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जाता है वैसे डिप्रिसिएशन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। When asset is sold out for cash, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। अब भाई हमारे बुक में वैल्यू कितनी और बेची कितनी, इसका कंपैरिजन होगा। बुक में वैल्यू 80,000 और बेची 70 में,
10,000 लॉस, बुक में वैल्यू 80,000 है और बेची 1 लाख में, 20,000 प्रॉफिट। इफ देयर इज अ प्रॉफिट तो असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इफ देयर इज अ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो जाएगा फिर पीएनएल के क्रेडिट में। और वो हुआ क्या, लॉस, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट डेबिट टू असेट क्रेडिट, ऐसा भी कर सकते हैं। ये हो गई अपनी सिंपल मेथड जब व्हेन नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अब सेकंड है व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। हम डिप्रिसिएशन को तो डेबिट कर लेंगे लेकिन क्रेडिट असेट को नहीं करेंगे, असेट ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। तो डिप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मतलब टोटल डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करते एक नए अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन असेट अकाउंट है वो। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन टू एक्यूमुलेट बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन एंड असेट आर कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। बोला ये डिस्पोजल ऑफ असेट, एक अकाउंट बना लेते हैं, सिंगल असेट है तो वो अकाउंट नया बनाने की जरूरत नहीं। इफ देयर इज अ सिंगल असेट एंड कंप्लीट इज सोल्ड, पूरी की पूरी बेची, when an asset is sold accumulated depreciation thereon is transferred to asset account. Similarly, amount received on sale of asset is credited to asset account. The closing balance of asset either profit or loss on sale is transferred to profit. सिंगल असेट है और टोटल पूरी बेच दिया, पार्सल बेचा नहीं है, तो फिर नया अकाउंट बनाने की, असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, वही पूरा डिप्रिसिएशन भी लेके आ जाओ, सेल प्रोसीड भी, और प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। बट इफ देयर आर मोर देन वन असेट, और सिंगल असेट है लेकिन उसका पार्ट बेचा है, तो फिर अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अलग असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑन सेल ऑफ असेट ट्रांसफर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पास्ट ऑफ असेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ असेट सोल्ड फ्रॉम असेट टू असेट डिस्पोजल, असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। असेट डिस्पोजल अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन उसके क्रेडिट में आ जाएगा, असेट डिस्पोजल में ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट में आएगी। Accumulated balance of depreciation on relevant part of asset is also transferred from provision for depreciation account to asset disposal. Similarly, amount received on sale of asset is credited to asset disposal account. Closing balance of asset disposal is either profit or loss on sale of asset. It is transferred to profit and loss account. अब भाई ये थ्योरी देखिए, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। Accounting entry for depreciation on sale of asset. Depreciation and sale of asset. First, for depreciation charge on fixed asset, depreciation account debit, asset account credit नहीं, provision for depreciation वहां जमा होता, asset original cost पे रहेगी। For closing depreciation, depreciation तो P&L में जाएगा of course, profit and loss account debit to depreciation, direct भी कर सकते, P&L account debit to provision for depreciation. On sale of fixed asset, if there is a single asset and complete sale, transfer accumulate balance in provision for depreciation account to asset account, provision for depreciation account debit to asset account credit, single asset है तो। सेल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, अब प्रॉफिट और लॉस, यदि प्रॉफिट हुआ तो असेट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट, और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू असेट क्रेडिट। अब हमारे पास में एक से ज्यादा असेट है या एक ही असेट है लेकिन उसका पार्ट बेचा है, तो फिर असेट डिस्पोजल अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इफ मोर देन वन असेट or partial sale of asset, for transfer of asset sold, asset disposal account debit to asset account credit, एक नया अकाउंट ओपन होगा, asset disposal उसके डेबिट में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ accumulated balance of depreciation on relevant part of asset from provision for depreciation account to asset disposal, provision for depreciation debit to asset disposal credit। अब सेल की एंट्री asset disposal में आएगा, वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू asset disposal। अब प्रॉफिट हुआ असेट डिस्पोजल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट, असेट डिस्पोजल क्रेडिट। तो सारा डिस्पोजल अकाउंट से रूट करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। आज इतना देख के स्टॉप करेंगे, ठीक है, और कल इसके प्रॉब्लम लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे आगे की मेथड। आपके लिए बस ऐसे ही करूंगा मैं। Difference between straight line method and written down value method of depreciation. Basis of calculation. Depreciation is calculated on fixed percent original cost. यहाँ written down value. Depreciation is calculated at fixed percentage of original cost in first year
and returned on value in subsequent year. Amount of depreciation equal रहेगा, remain constant या equal, goes on diminishing. Amount of depreciation goes on decreasing. Then उसके बाद में total charge that is depreciation plus repair and renewal ये goes on increasing है, ये remain constant. Total charge in later year is more as compared to earlier year since the amount of repair and renewal goes on increasing as the asset grows older, whereas the amount of depreciation remain constant after year. In case of written down value method of depreciation, total charge remain almost uniform year after year since earlier year amount of depreciation is more and amount of repair renewal is less, whereas इन लेटर ईयर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम होते जाएगा एंड अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल बढ़ते जाएगा. बुक वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, पहले केस में हो सकती इन फिक्स इंस्टॉलमेंट. द बुक वैल्यू ऑफ असेट बिकम जीरो और इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू. इधर रिटर्न डाउन बुक वैल्यू ऑफ असेट डज नॉट बिकम जीरो. सुटेबिलिटी किसको सुटेबल है, जहां हाई रिपेयर रिन्यूअल है वहां ये मेथड WDV, लो रिपेयर रिन्यूअल है या रिपेयर रिन्यूअल ही नहीं है तो ये मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड इज सुटेबल फॉर दोज असेट इन रिलेशन टू विच रिपेयर चार्जेस आर लेस, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोल्यूशंस इज लेस. और दिस मेथड WDV मेथड इज सुटेबल फॉर दोज असेट इन रिलेशन टू विच अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज असेट गोज ओल्डर, द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोल्यूशंस आर मोर. कैलकुलेशन इजी और डिफिकल्ट. अच्छा, पहले मेथड में कैलकुलेशन बहुत ही आसान है. कैलकुलेशन इट इज इजी टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. रेट कैसे, और वहां रेट निकालना आपने देखा WDV मेथड में. इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, उसका nth रूट निकालना पड़ता है. nth रूट के लिए आपको मालूम है क्या, प्रेस रूट की 12 टाइम -1 डिवाइडेड बाय n +1 प्रेस इनटू इज इक्वल टू 12 बार. चलो ठीक है, कल प्रॉब्लम लेंगे इसके. ओके चलो याद कर लेना सब. चलो बाय.